नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है अभ्यास माला 4 के प्रश्नों का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें 13 तक के प्रश्नों का सॉल्व हो चुका था पिछले दिनों। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे 14 नंबर से आगे के प्रश्नों का सलूशन। आपको हम पीडीएफ भेज चुके हैं। जिसके पास पीडीएफ इन क्वेश्चनों का नहीं पहुंचा है वे लोग हमें व्हाट्सएप पर सूचना दे देंगे कि हमारे पास नहीं आया है, तो हम फिर से भेज देंगे उन्हें व्यक्तिगत। ठीक है, तो आइए देखा जाए। प्रश्न नंबर 14 जैसा कि हमने कहा था कि आप सभी इस प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिएगा। आप पढ़े जरूर होंगे। तो देखिए, दो समकेंद्रित वृत्ताकार कुंडलियां x और y, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में अवस्थित हैं। कुंडली x में 20 फेरे हैं और इसमें 16 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली y में 25 फेरे हैं और इसमें 18 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि x में धारा प्रवाह वामावर्त जबकि y में दक्षिणावर्त है। तो कुंडलियों के केंद्र पर उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए, कहा क्या जा रहा है कि समकेंद्रीय दो वृत्त हैं। ठीक है, तो समकेंद्रीय दो वृत्त हैं। वो कैसे वृत्त हैं? जैसे ये है समकेंद्रीय वृत्त, एक वृत्त ये है, इसी केंद्र का एक वृत्त ये है और दोनों इस तरह ये लटका हुआ है। ठीक है, एक की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है R1 दिया गया है 10 सेंटीमीटर और R2 दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ये है R2। अच्छा, N1 में फेरों की संख्या 20 फेरे x और y है, तो ये y के लिए है। ठीक है, N1 में 25 फेरे हैं जबकि N2 में 20 फेरे हैं। ठीक है, ये y है और ये x है और इसमें 16 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। x में 16 I बराबर 16 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुंडली y में 25 फेरे हैं और इसमें 18 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। I1 बराबर 18 एम्पीयर। ठीक है, और ये देखता है कोई व्यक्ति कि एक जो है पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो देखता है कि एक में वामावर्त, x में धारा का प्रवाह वामावर्त, तो x है कौन? तो R2x है, यानी इसमें वामावर्त है, ऐसे धारा का प्रवाह है, जबकि इसमें दक्षिणावर्त धारा का प्रवाह है, इस तरह। ठीक है, तो इसमें ये I1 है और इसमें I2 है। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चलिए हम देखेंगे कि अगर ये उत्तर दक्षिण की तरफ है, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, और इधर है पश्चिम और इधर है पूरब, और इधर से जो है व्यक्ति खड़ा होकर देखता है, तो धारा जब इधर की तरफ प्रवाहित होती है, इधर की तरफ, तो धारा जब इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा।
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इस x के कारण ऊपर की तरफ और y के कारण नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इसमें ऐसे है तो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ मतलब पश्चिम की ओर और ऊपर की तरफ इसका मतलब पूरब की ओर। ठीक है, तो चलिए इसमें B1 हम निकालें। B1 का मतलब है कि छोटे के कारण पश्चिम की ओर लग रहा है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम की ओर लगेगा। ठीक है, तो इसमें दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार आप ऐसे करेंगे तो अंगूठा दिखा रहा है धारा को, तो ये धारा हो गया, तो नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो B1 होगा कितना, तो म्यू नॉट अपान 2I/R, यहाँ पर NI/R। ठीक है, अब यहाँ पे B1 का मान हम निकाल लें तो म्यू नॉट यहाँ पर 2 पाई से गुणा कर दें तो 2 पाई इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई और n इंटू आई। n का मान जो है B1 के लिए, B1 है क्या, y के लिए n का मान है 25, I का मान है 18 और R है 10 सेंटीमीटर 0.1। ठीक है, तो अब ये 2 इंटू पाई का मान 3.14 गुणे इसका मान 10⁻⁻7 और इंटू 25 गुणे 18/0.1, ये है B1। ठीक है, अब इसमें B1 का मान निकाल लिया जाए तो ये 0.1 है, 10 से नीचे गुणा कर दे, 10 से ऊपर गुणा कर दे तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर ये -6 हो जाएगा। अब ये गुणा कर दें इसमें, तो इसका गुणा करेंगे तो 25 दूना के 50 और 50 का गुणा कर दें 18 में तो 18×5 = 90। ठीक है, तो 900 हो जाएगा, 900 यानी 9000, तो 9 हो जाएगा, तो 9 3 इसमें से हट जाएगा 10⁻⁻4, 9 का गुणा हो जाएगा 3.14 में, तो 9 चौके 36, 9 कम 9 3 12 और 9 तिली 27 1 28। ठीक है, और 2 स्थान पे पॉइंट लगा दें और 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पर 3 हटेगा तो -4 या 2.826 इंटू 10 टू द पावर -3, ये B1 टेस्ला हो गया। ठीक है, ये पश्चिम की ओर लगेगा। अब B2 ज्ञात कर लिया जाए, तो B2 बराबर ठीक इसी तरह 2 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई I n है कितना इंटू 20, I है 16 एम्पियर बटे ये R2 का मान है 16 सेंटीमीटर, तो 0.16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें इसमें, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये 2 गुणे पाई का मान 3.14 और इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻7 और ये 20, तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा तो 2000 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना के 4 का गुणा कर दें, 4 चौके 16 और 4 1 कम 4 1 5, 4 3 12, ये 12.14 गुणे 10⁻⁻4 1.256 गुणे 10⁻³ टेस्ला। ये किधर होगा, तो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, पूर्व की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा। अब देखिए ये पूर्व की ओर है और ये पश्चिम की ओर कौन जाते हैं, तो पश्चिम की ओर जाते हैं। इसका मतलब रिजल्टेंट जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B, वो B1 में से B2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.826 माइनस 1.256 गुणे 10⁻³ टेस्ला, और ये पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, तो B का मान निकाल लीजिए, 6 में से 6 जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1,
1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला सॉल्व कर लीजिए। ये है प्रश्न नंबर 14। ये पश्चिम की ओर होगा। सॉल्व कर लीजिए। वन 1.57 को 1.6 लिख सकते हैं। हो गया। हो गया। चलिए 15 नंबर देखा जाए। क्या कहा जा रहा है? 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्र में 100 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। जिस तार से परिनालिका का निर्माण करना है उसमें अधिकतम 15 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और क्रोड पर अधिकतम 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए परिनालिका के निर्माण का विवरण सुझाइए। यह मान लीजिए कि क्रोड लौह चुंबकीय नहीं है। चलिए, यानी कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है। L बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है? तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, काट का क्षेत्रफल है। और B कितना है? तो 100 गॉस, यानी 100 गॉस है। या हम ये कहें कि ये 100 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला या 10⁻² टेस्ला B। ठीक है, और उसमें 15 एम्पीयर का धारा I जो है वो 15 एम्पीयर का धारा अधिकतम पर मैक्सिमम प्रवाहित हो सकता है और N मैक्सिमम फेरों की संख्या 1000 से अधिक नहीं रखना है। तो चलिए पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर
10 सेंटीमीटर है लंबाई, तो A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 10⁻³ तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10⁻³ बटा पाई। ठीक है, अब r बराबर हो जाएगा √10⁻³ अपॉन पाई। अब इसका मान आप निकाल लेंगे, बोलिए, इसका मान निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए जल्दी से इसका मान। इसका मान निकालिए जल्दी से। पाई का मान रखेंगे 3.14 या 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो इसका मान लगभग आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 0.0178 ऐसे आएगा, 0.0178 मीटर आएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो r बराबर हो जाएगा 1.78 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम ये मैक्सिमम r यानी 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 2 सेंटीमीटर। अब b का मान दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ r का मान निकल गया है। एक चीज प्रश्न में नहीं दिया है कि जो लंबाई है परिनालिका का, लंबाई तथा रेडियस का अनुपात अप्रॉक्सीमेटली L/r ये देना चाहिए कि 25 टाइम्स या 25 के इक्वल है, तभी निकाल पाए। कुछ न कुछ देना चाहिए तभी निकल पाएगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर के अनुसार 25 होना चाहिए। तो 25, तो L बराबर हो जाएगा 25 इंटू r, तो L बराबर हो जाएगा 25 इंटू ये 2 सेंटीमीटर के लगभग है, तो 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये L 10 सेंटीमीटर इससे नहीं मतलब है, हमें कितना परिनालिका की लंबाई होनी चाहिए ये इससे मतलब है। तो यहाँ पर लगभग आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि लंबा है, रेडियस के सापेक्ष इसकी लंबाई ज़्यादा है। अब b का मान दिया गया है 10⁻10 और हमें पता है कि जो परिनालिका होता है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड म्यू इंटू n इंटू आई होता है। ठीक है, यहाँ से n का मान अगर निकालें तो n बराबर हो जाएगा b/μ0 इंटू आई। अब b का मान तो पता है कि 10⁻² है और μ0, तो μ0/4 पाई कर दें। ठीक है, तो 4 पाई से भाग भी दे दें यहाँ, तो 4 पाई इंटू 10⁻7 और i का मान i का मान लगभग दिया गया है कितना? 15 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो i की वैल्यू है, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए? i की वैल्यू 15 एम्पियर दिया गया है। i की वैल्यू कितना दिया गया है? 15 एम्पियर दिया गया है। अधिकतम 15 एम्पियर दिया गया है, मैक्सिमम 15 एम्पियर। ठीक है, तो अगर i का मान 10 एम्पियर हम रखते हैं, 15 एम्पियर तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 15 एम्पियर है, तो i की वैल्यू अगर 10 एम्पियर रखा जाए, ठीक है, i की वैल्यू हम कितना रखें? 10 एम्पियर। 15 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम है, तो हम उससे कम रखेंगे। तो 10 एम्पियर अगर रखें तो n की वैल्यू देखा जाए कि कितना आता है, तो 10⁻²। अब ये 10⁻7 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁵।
ये है क्या 4 पाई इंटू 10, ठीक है। अब हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग आएगा 10 टू द पावर, ये 4 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर 4 अपान 4 पाई, ये लगभग 800 के करीब आएगा, 800 के करीब आएगा, ठीक है। तो लगभग आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये 800 आएगा पर मीटर की लंबाई में इतना होना चाहिए। अब जरा देखिए दे रहा है कि कितना होना चाहिए, तो 1000 चक्रों की संख्या मैक्सिमम कितना दे रहा है 1000, तो यहाँ पर आया कितना 800 आया, क्लियर है। तो मैक्सिमम 1000 होना चाहिए, तो 1000 के करीब तो 800 है। अगर हम यहाँ 10 एम्पियर की जगह पे 15 एम्पियर रख देंगे तो ये कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर 15 एम्पियर न रखकर बल्कि कितना रखा गया 10 एम्पियर रखा गया, ताकि ये 1000 के करीब पहुँचे, 1000 के करीब पहुँचने के लिए। बहुत ज़्यादा कम भी रहेगा तो भी सही नहीं है। अब ये 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 800 है, यहाँ पर लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर है, यानी आधा मीटर। तो इसलिए जो कुंडली होगा उसमें फेरों की संख्या, इसलिए फेरों की संख्या 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले कुंडली में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में इतना है, तो कितना हो जाएगा 400 हो गया, यानी फेरों की संख्या 400। अब आपको पूरा पता चल गया क्या कि धारा I होगा 10 एम्पियर, ठीक है, और N हो जाएगा 400 और N होगा 400, फेरों की संख्या 400, और R होगा 2 सेंटीमीटर और L होगा 50 सेंटीमीटर। ये है कुंडली के लिए सभी, लगभग है, सब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो इसके आसपास पहुंचने के लिए ही हम ऐसे ही ट्रेस करेंगे, क्योंकि फिक्स तो कुछ कह नहीं रहा है कि हम अपने से रख देंगे फिक्स, तो इसको गेस करके ही लगाया जा सकता है, तो गेस करके ही लगाया गया है, क्लियर है इसमें, ताकि हम यहाँ पर पहुँच सकें, इसके करीब पहुँच सकें जो दिया गया है। उस प्रश्न में ही कह रहा है कि गेस करिए कि इसके करीब अगर हो तो क्या क्या होना चाहिए कुंडली के लिए। तो कुंडली के लिए ये नहीं दिया था प्रश्न में, तो ये आप जरा प्रश्न में बढ़ा लीजिएगा, प्रश्न में ये जरूर बढ़ा लीजिएगा कि लंबाई और रेडियस का रेशियो 25 के इक्वल लगभग हो, तभी ये संभव है। अगर ये नहीं है तो हम अपने से कुछ भी नहीं रखेंगे ना, 50-100 कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसको जरूर आप बना लीजिएगा, तभी आप करीब पहुंच सकते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्लियर है। तो इसको प्रश्न में जरा बढ़ा दीजिएगा, प्रश्न में छूटा हुआ है, ये एकदम में पूरा हटा दिया है। उतना नॉलेज अगर किसी के पास होगा तब ना 25 के पास पहुंचेगा, उतनी जानकारी 25 से कोई भी हो व्यक्ति, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये 25 आया कहाँ से, ये प्रश्न में उठेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न में दिया होना चाहिए था कि 25, ये L और R का रेशियो 25 के बराबर है, तो इसको जरा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तभी संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है कि लग पाए। लगा लीजिए जल्दी से, ये 15 नंबर था। हो गया,
यहाँ लिख लीजिएगा कुंडली की लंबाई। ये प्रश्न में दिया है, प्रश्न में लिख लीजिएगा इसे। हो गया, चलिए हटा दें। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है 10 एम्पियर, आप यहाँ पर 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर कुछ भी रखिएगा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि यहाँ पर आप वही रखिएगा ताकि 1000 के करीब हो। ठीक है, अगर ये 10 एम्पियर के जगह पे 15 एम्पियर रखेंगे तो 800 से और कम आ जाएगा। ठीक है, अगर 13, 14, 15 जो भी रखेंगे तो 800 से और जो है कम आने लगेगा, और इससे कम रखेंगे 10 एम्पियर के जगह पे 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, तो 800 से ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, तो आप रख सकते हैं, नो डाउट। तो उसके अनुसार ये आंसर हो जाएंगे, ये उसके अनुसार बनेंगे। यहाँ पर हम जब 10 एम्पियर लिए हैं तब ये बना है, आप 12 एम्पियर, 15 एम्पियर जो भी रखेंगे तो उसके अनुसार ये बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए 16 नंबर देखा जाए। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर में जरा आप देखिए, आई जो है धारावाही एन फेरों और आर कैपिटल आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के लिए इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न व्यंजक है। यानी कहा जा रहा है कि n फेरे और r त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली है, ये कुंडली है, और इसके अक्ष पर x दूरी के लिए यहाँ पर चुंबकीय जो क्षेत्र है यहाँ पर b, उसके लिए b के लिए जो है व्यंजक, तो b के लिए व्यंजक तो आपको तो पता ही है, निकाल ही चुके हैं कि I इंटू आर स्क्वायर इंटू एन अपान नीचे है 2 और x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो आप कर ही चुके हैं। क्यों? अब हम देखेंगे कि इसी पर कह रहा है A, कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए इससे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सुपरिचित परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कुंडली के केंद्र पर, यहाँ पर, तो जब कुंडली के केंद्र पर होगा तो इसका मतलब ये है कि x बहुत छोटा होगा r के सापेक्ष। तो जब x r के सापेक्ष छोटा है तो x को हटा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I और ये r स्क्वायर इंटू एन अपान 2 और x स्क्वायर हट गया तो यहाँ पर हो गया r स्क्वायर टू द पावर 3/2, अर्थात म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर इंटू एन अपान 2, और ये हो जाएगा r पर 2 गुणे 3/2, 2 कट जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू ई स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो नीचे केवल r बचेगा, म्यू नॉट I इंटू एन अपान 2r। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉइल के केंद्र पर यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो था ए का आंसर, कब? जब x बहुत छोटा होगा तब। तो ये इस पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि बराबर त्रिज्या r एवं फेरों की संख्या n वाली दो वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से r दूरी पर हैं। यानी कह रहा है कि एक कुंडली यहाँ पर है, एक कुंडली यहाँ पर है, और इनके बीच की दूरी r है। ये पूरा बीच की दूरी कितना है? r है, और r एक दूसरे के समांतर हैं, अक्ष मिलाकर रखी गई है, दोनों में समान विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। दर्शाइए कि कुंडलियों के
अक्ष के लगभग मध्य बिंदु पर क्षेत्र एक बहुत छोटी दूरी के लिए, यानी मध्य बिंदु पर बहुत छोटी दूरी के लिए, तो ये मान लेते हैं कि ये छोटी दूरी स्मॉल डी है। यहाँ पर P है और ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है और ये पूरा दूरी r है, तो इधर r/2 होगा, इधर r/2 होगा और इधर भी r/2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि जो आप फार्मूला ये जानते हैं कि B बराबर, तो इसके कारण इसमें भी धारा इधर की तरफ बह रहा है और इसमें भी सेम इसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। अब इसके कारण यहाँ पर P बिंदु पर अगर निकालेंगे तो दूरी जो होगा वो P बिंदु तक की दूरी, D यहाँ से यहाँ तक ये D है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r/2 प्लस D होगा, यहाँ से यहाँ तक ये P तक। तो इधर जो होगा, चूंकि यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक r/2 है, तो यहाँ D घट जाएगा इधर के लिए, इसके लिए जो है, इसके लिए जो आएगा वो r/2 माइनस D होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी r है और यह दूरी, ये जो बीच की दूरी है यही D है, तो इधर से जुटेगा और इधर से इसमें से ये क्या होगा, घटेगा। तो हम इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र अगर लिखें इसके लिए, तो B1 के लिए, तो इसके कारण, पहले के कारण अगर B1 है तो B1 बराबर हम लिखेंगे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो म्यू नॉट I r² इंटू n अपान 2x², यानी यहाँ पर लिखेंगे r² प्लस x के जगह पर लिखेंगे ये r/2 प्लस d का स्क्वायर और इस पूरे का 3/2। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे B2, जो B2 होगा वो इसी तरह म्यू नॉट I इंटू r² इंटू n अपान, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये r² और प्लस r/2 माइनस d यहाँ पर होगा का होल स्क्वायर और इस पर 3/2। अब देखिए यहाँ पर एक्यूरेट अगर वैल्यू हम निकालें तो B के लिए, चूंकि इसके कारण यहाँ पर और इसके विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे, तो जब विपरीत दिशा में होंगे तो घटेंगे, यानी हम ये कर सकते हैं कि ये B2 माइनस B1, क्योंकि ये अधिक होगा और ये कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये जो कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू नॉट I r² अपान n/2 कॉमन है लगभग, तो अब इतना तो कॉमन हो गया और ये जो 3/2 है ऊपर जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा, तो ये r² और प्लस ये r/2 प्लस d का होल स्क्वायर, इसका वर्क करते हैं तो r²/4 प्लस d² r²/4 प्लस d² और प्लस 2r/2 इंटू डी, तो rd हो जाएगा और इस पर पावर 3/2 माइनस 3/2 और माइनस। ठीक है, तो ये पहले माइनस वाला लिखा जाएगा यहाँ पे और अब फिर ये लिखेंगे कि r² और प्लस r²/4 और प्लस r²/4 और प्लस d² और प्लस r इंटू डी। ठीक है, और इस पर माइनस 3/2। ये अब देखा जाए कि यहाँ पर म्यू नॉट I इंटू r² इंटू n अपान 2 और इसको, इसमें हम देखेंगे कि d² हटा देंगे, d² हटा दिया जाए तो ये 4r² प्लस r², तो 5r² हो जाएगा, 5r²/4 और d² हट जाएगा तो माइनस rd।
पर -3/2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5r²/4 और d² हट जाएगा क्योंकि बहुत सूक्ष्म है इसलिए हट जाएगा, प्लस r इंटू डी और इस पर -3/2। ठीक है। अब म्यू नॉट आई इंटू r² इंटू n/2। अब देखिए ये प्रसार कर देंगे इसका। अगर हम प्रसार करेंगे तो जैसे आप द्विपद प्रमेय का प्रसार करते हैं उसी तरह अगर हम इसका प्रसार कर दें, ठीक है, तो जब आप प्रसार करेंगे तो इसका आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लें इसमें भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5r²/4 यहाँ भी है, 5r²/4 यहाँ भी है। अगर हम ये कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा ना, तो ये 3/2 है, -3/2, 5/4 यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन लेके हटा दें, क्या बाहर ला दें। चलिए यहाँ पर ला देते हैं 5r²/4 और इस पर पावर है -3/2। अब ठीक है बाहर आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या 1 माइनस, और ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 4/5 d/r। इस पर पावर हो जाएगा -3/2 और माइनस ये इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस 4/5 d/r टू द पावर -3/2। ठीक है। जब ये कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे इस पूरे से। अब देखिए यहाँ पर म्यू नॉट आई r² इंटू n/2 और ये 5/4 r² टू द पावर -3/2। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ माइनस है तो -3/2 क्लियर है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -3/2 जब इस पर आएगा -3/2 पावर है तो n इंटू आर, बाकी जितने अधिक वाले हैं उसको हम हटा देंगे। हायर पावर वाले प्रसार करेंगे तो अधिकतम पावर वाले पद को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और प्लस, ठीक है, 1 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4/5 3/2 इंटू 4/5 d/r, और इसको लिखेंगे, ये तो इसका हो गया, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 3/2 इंटू d/r, d/4/5 d/r। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो d/r, तो 1 माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस, और ये अच्छा एक चीज़ गड़बड़ कर दिया गया है, यहाँ पर b2 माइनस b1 जो किया गया है ये b1 प्लस b2 होगा। क्या होगा, यहाँ पर जोड़ना था ना, हमें टोटल निकालना था तो हमने घटा दिया है।
तो यहाँ पर हमें जोड़ना था, जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और 1 और 1 जुटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर टोटल पूछा गया है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए हम यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। आई आर स्क्वायर इंटू एन अपान 2 और ये 5/4 पर -3/2 इंटू आर स्क्वायर पर 3/2 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है, -3 आएगा और ये 2 आ जाएगा, 1 1 2, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ देखा जाए ये r पर -3, तो r क्यों नीचे है, आर स्क्वायर से जब कटेगा तो नीचे r हो जाएगा, ठीक है। और ये है -3/2, तो यहाँ पर हम देखें कि म्यू नॉट इंटू एन अपान ये आर क्यू है तो आर स्क्वायर से आर क्यू हट जाएगा तो नीचे आर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। और यहाँ नीचे आर हो जाएगा, ये आर क्यू नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर से कट जाएगा तो आर, और ये 5/4 तो 5/4 पर 3/2 होगा, -3/2 है तो ये हो जाएगा 4/5 पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 4/5 पर 3/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लगभग आएगा कितना, जो दिया गया है कि हमें इतना ही प्रूव करना था, तो ये लगभग जब इसको सॉल्व करेंगे 4/5 को तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.72 और म्यू नॉट आई इंटू एन अपान आर, ये लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। और b की वैल्यू यही हमें प्रूव करना था, यही b की वैल्यू क्या करना था, प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, यही दिखाना था हमें, ठीक है। कि यहाँ पर जो p मध्य में p बिंदु पर जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण B1 इसके कारण B2, तो B1 और B2 निकाला गया और दोनों को हमने क्या किया, B1 और B2 को जोड़ दिया, चाहे B2 B1 को जोड़ें या B1 B2 को जोड़ें, दोनों को जोड़ना है, टोटल कह रहा है कुल कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए इसके कारण और इसके कारण दोनों जोड़ना है, ये नहीं पूछा है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ऐसा नहीं, टोटल कुल पूछा है तो जोड़ना है, नहीं तो डायरेक्शन में निकालेंगे तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ कुल कह रहा है तो हम जोड़ दिए। तो यहाँ पर टोटल पूछ रहा है तो यहाँ टोटल जोड़ना था, इसलिए हमने जोड़ा। अब ये माइनस है, ये पावर -3/2 है, ये भी पावर -3/2 है, यहाँ पर 5r²/4 कॉमन लिया, यहाँ भी 5r²/4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 और ये आ गया d/r के पदों में। अब जो है क्या हुआ कि इसको अब प्रसार कर दिया गया, प्रसार में एक बात ध्यान रखा गया कि d तो ऐसे ही बहुत छोटा है और d में जब r से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हायर पावर वाला पद हटा दिया गया है, केवल एक एक पद लिखा गया है। तो जब यहाँ माइनस है ये, तो जब ये माइनस है और यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ माइनस या प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो अब ये और ये कट जाएगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कटेगा और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपान 5/4 पर -3/2 है और ये r पर -3, ये r स्क्वायर है तो जब -3/2 तो r पर -3 हो जाएगा,
और r पर -3 का मतलब नीचे चला गया r की ऊपर r² है तो कट जाएगा, तो नीचे अभी एक r बचेगा और ये हो जाएगा 4/5 पर 3/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग यही आएगा 0.72 और μ0I × n/r। यही दिखाना था कि इतना होता है, तो ये दिखा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए। सत्रह नंबर देखिए, 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक टोराइड कि क्रोड की आंतरिक त्रिज्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या जो है 26 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि जो टोराइड बनता है ये ऐसे है और इसी पर तार लपेटे जाते हैं, इस पे तार लपेटे गए हैं, ठीक है। तो इसकी बाहरी त्रिज्या है R1 मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर और आंतरिक जो है वो 25 सेंटीमीटर। तो R2 25, R1 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि फेरों की संख्या n जो दिया गया है वो 3500 फेरे लपेटे गए। तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, B पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि कहा जा रहा है कि टोराइड के बाहर, बाहर का मतलब इधर, तो देखिए ए में पूछ रहा है कि टोराइड के बाहर, तो टोराइड के बाहर जो है के बाहर, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है और इसके अंदर भी शून्य होता है। जैसा कि इसी में सी नंबर पूछा गया है, टोराइड द्वारा घिरी हुई खाली जगह में, तो टोराइड के द्वारा घिरी हुई खाली जगह में भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। और बी इसके अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा वो हम देखेंगे
कि जानते हैं कि म्यू एन आई होता है, और इसके लिए हम लिखेंगे ये एन जो है, जहाँ एन है प्रति मीटर यानी चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या पर मीटर, प्रति मीटर यूनिट लंबाई पर। तो ये म्यू की जगह पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एन, तो ये तो 3500 टोटल दिया है ना, तो हम ये 3500 बटा लिखेंगे 2 पाई आर, और यहाँ पे कर दिया जाए 2 पाई आर, और यहाँ पे 11 एम्पियर। ठीक है, अब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये 3500 और 2 पाई आर के स्थान पर हम लिख दें 2 पाई आर के जगह पर 0.225। अब देखिए R2 25 है और ये 26 है, तो इसके बीच की जो ये निकलेगा रेडियस, ठीक है, यहाँ से यही रखना है हमें 2 पाई 2 गुणे पाई, और R के स्थान पर त्रिज्या, R के स्थान पे हमको लिखना है, तो कितना हो जाएगा, ये 25 है और ये टोटल 26 है, तो जो यहाँ बीच वाला ये होगा इसका तो 25 यानी कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा, 2 पाई 25.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बनाना होगा। ठीक है, तो मीटर में 25.5 सेंटीमीटर और इंटू 11, अब इसको मीटर में बदलना है आपको, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुणे 3500, ठीक है, बटे 2 पाई और ये इंटू 0.255 मीटर इंटू 11 एम्पियर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में इसका आएगा लगभग आएगा 3 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला। यही चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके बीच में। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अठारह नंबर।
कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी प्रकोष्ठ ए, पहला क्या है कि किसी प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है पर दिशा निश्चित है, पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता रहता है। आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, जब कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर इसमें जो है कोई भी कण अचर वेग से निकल जाए और उसके पथ में कोई परिवर्तन न हो, ये तभी संभव है जब उस कण पर किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल न लगता हो। यानी चुंबकीय बल कण पर या आवेशित कण पर न लगे। यह तभी संभव है जब क्षेत्र के समांतर आवेशित कण गति करें। यानी F बराबर QVB sin 0 डिग्री बराबर 0, बल 0 लगेगा। इसका मतलब जब 0 लगेगा तो वह सीधे निकल जाएगा, सरल रेखा में निकल जाएगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा, अचर वेग से निकल जाएगा, अचर वेग से बाहर सरल रेखा में निकल जाएगा। में गति करते हुए निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये तो ए है। बी नंबर देखा जाए, बी में क्या कह रहा है? 18 के बी में एक आवेशित कण एक ऐसे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते जाते हैं। यानी कह ये रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं है, समान दिशा में नहीं है, बल्कि इनका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अलग है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अलग है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अलग है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अलग है। यानी भिन्न भिन्न है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक ही नहीं है, दिशा भी अलग अलग है, जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु बदलते जाते हैं। एक जटिल पथ पर चलते हुए उसके बाहर आ जाता है। कौन? एक आवेशित कण। यदि यह मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघट्ट नहीं होता है, तो क्या इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगा? तो अब जो इसमें कण गति करेगा वो अपना इसके द्वारा लगने वाले बल के अनुसार वो इधर उधर बदलता तो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन गति बदलती जाएगी, लेकिन जब इससे बाहर आएगा तो उसकी स्पीड और चूंकि इसके स्पीड में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाल इसका कांस्टेंट है, नियत है। तो चाल तो नियत है, इसलिए जब बाहर आएगा उस समय और जो प्रवेश किया इस समय दोनों का चाल बराबर होगा। चाल क्या होगा? बराबर। ये तो कह नहीं रहा है कि इसके जो है इस पर बल लगेगा तो इसकी स्पीड बदल जाएगी, ऐसा तो है नहीं।
स्पीड तो तब बदलता है जब इसको कोई रोकने का काम करता है या त्वरित करता है, त्वरण इसमें उत्पन्न करता है। न तो त्वरण उत्पन्न कर रहा है, न तो रोकने का कार्य हो रहा है, किसी कण से संघट हो नहीं रहा है। इसलिए जिस चाल से इसमें प्रवेश किया उसी चाल से बाहर निकल जाएगा। उसके पथ भले ही अलग अलग होंगे। क्लियर है? चलिए अब सी देखा जाए। कहा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये है पश्चिम और ये है पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इधर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रहा है। ठीक है, वह दिशा बताइए जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ से साउथ की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें जब यह लंबवत प्रवेश करेगा, जब लंबवत प्रवेश करेगा कोई आवेशित कण, तो इसके लंबवत वो गति करने लगेगा, लंबवत मोड़ने का प्रयास करेगा। आप जानते हैं कि हमने आप सबको बताया था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आवेशित कण अगर लंबवत प्रवेश करता है तो वह जो है परवलयाकार पथ में, अब देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ है तो ये इधर की तरफ आ रहा है ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसकी जो इस पर बल लग रहा है इस आवेशित कण पर, वो नीचे की तरफ नहीं है बल्कि यह इसके लंबवत है इधर की तरफ। तो जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो इस पर बल लगेगा जो वह ऊपर की तरफ लगेगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो इस पर बल कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। अब जरा ध्यान समझिए, ये जब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ है और जब ये प्रवेश कर रहा है तो ये इसमें जो है इधर की तरफ घूम रहा है, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ घूम रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ प्रवेश कर रहा है तो वह इधर की तरफ घूम रहा है। क्लियर है? तो जब इसमें से इधर की तरफ है और इसमें जब इधर से प्रवेश करेगा, इधर से प्रवेश करेगा और ये इधर से इधर की तरफ है तो वो जाएगा अंदर की तरफ। ध्यान समझिए, वो किधर की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसा लगाएं कि वो बाहर की तरफ फोर्स लगाए, किधर की तरफ? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए इसमें जो है जो आवेशित कण है वो तो इधर की तरफ गति कर रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से पूरब की तरफ अगर इसमें गति कर रहा है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार करंट जो फ्लो करेगा वो तो इधर फ्लो करेगा, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब से पश्चिम की तरफ करंट फ्लो करेगा तो ये ऐसे, ठीक है। और इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो लगे वो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हमें करना है कि ये बाहर की तरफ, इसका मतलब कि ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो? तो नॉर्थ से साउथ की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर हो? नॉर्थ से साउथ की ओर है तो साउथ से नॉर्थ की ओर हो। मैग्नेटिक फील्ड किधर? साउथ से नॉर्थ की तरफ हो, तब जाके उस पे जो है जो इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए वो अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके विपरीत दिशा में बल लगा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में बल लगाए तभी ऐसा संभव है कि जिस रास्ते से वह गया उसी रास्ते से बिना विचलित हुए निकल जाए। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि जो है क्लियर, यानी जैसे इधर से अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ,
और नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हम धारा इधर की तरफ है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए जैसे ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये जो दर्शाता है ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल। तो अगर धारा इस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहा है, धारा इधर बहेगी उल्टा, तो इसमें उल्टा करेंगे तो ये फोर्स इधर की तरफ और इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होना चाहिए। ऊपर से किधर किधर की तरफ, नीचे की तरफ, याद रहे ऊपर से नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहे, तब जाके हम उस पर जो फोर्स लगेगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों विपरीत फोर्स हो जाएंगे, जिसके कारण वह जो है सीधे निकल जाएगा, उस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है ऊपर की तरफ इधर की तरफ बल कार्य कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और इसमें जो है क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जो फोर्स कार्य कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो उसमें बल भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत अगर प्रवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इसमें जो होगा वो इधर नॉर्थ की तरफ घूमेगा, नॉर्थ की ओर ये कण घूमने लगेगा, तो साउथ की तरफ हमें लगाना है। तो ये साउथ की तरफ तभी लगेगा फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर है? ये था 18। अब देखा जाए 19 नंबर। उन्नीस नंबर देखा जाए, कहा जा रहा है कि 19 नंबर में उष्मित कैथोड से उत्सर्जित और इतने 2 किलोवोल्ट के विभवांतर पर त्वरित एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात कीजिए यदि चुंबकीय क्षेत्र ए प्रारंभिक वेग के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक वेग के लंबवत है, प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 डिग्री का कोण है, दोनों ही स्थितियों में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि बी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और ये दिया गया है किलो वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन है तो ई दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एम दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन है तो सब पता है। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड में यह प्रवेश करेगा तो आर जो त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, वह आर जो है आप जानते हैं कि m इंटू वी अपान क्यू बी, यही होगा m इंटू वी अपान क्यू बी। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो तो हमें पता है कि हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² होता है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये k बराबर होता है k इज इक्वल टू, या v अगर निकालें यहाँ से तो 2k अपान m होगा अंडर रूट में।
ठीक है। अच्छा, के बराबर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी, Q इंटू वी के बराबर काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन होता है W। कार्य बराबर Q इंटू वी इंटू टी, तो वही एकांक समय में तो Q इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, जो पावर होता है तो K बराबर हो गया Q इंटू वी। क्लियर। अब देखिए K का मान Q इंटू वी है, तो Q इंटू वी अगर हम यहाँ रख दें तो V के स्थान पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Q V अपान M, ये V की वैल्यू है। ठीक है, यह V की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो R का मान M और अंडर रूट 2QV अपान M। ठीक है, और यहाँ पर है Q इंटू B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि M है तो यहाँ Q है, तो ये सब चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, ये रूट में M हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, ये Q है तो नीचे Q हो जाएगा। ठीक है, और B तो नीचे ही रहेगा और ये V होगा। ठीक है, और 1 अपान B, ये R की वैल्यू होगा। अब यहाँ से अगर हम R निकालें तो 2MV, M का मान पता है, V का मान, Q का मान और B का मान सब पता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रखें तो 9.1 इंटू 10⁻31 और V की जगह पर 2000। ठीक है, और Q की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19 और B जो है दिया गया है कितना 0.15 डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, किसका मान निकल जाएगा, R की वैल्यू। प्रारंभिक वेग के लंबवत है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गमन पथ ज्ञात कीजिए। गमन पथ का मतलब रेडियस ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है कि उसका पथ किस त्रिज्या का होगा। तो यहाँ से R की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आएगा 10⁻³ मीटर के करीब में आएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर रेडियस का। हो गया।
अब देखिए 20 नंबर कह रहा है हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 16 में वर्णित हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग करके किसी लघु क्षेत्र में, यानी 16 नंबर में आपने देखा था कि दो ऐसे कुंडली था और उसके लगभग मध्य में मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया गया था, ठीक है, जो दिया गया था 0.72 ऐसे करके आया था, वो प्रूव करने के लिए दिया था कि प्रूव कीजिए। तो उसी में कह रहा है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है 0.75 टेस्ला, ठीक है, समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया है। इसी क्षेत्र में कोई एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्रीय कुंडलियों के उभयनिष्ठ अक्ष के लंबवत लगाया जाता है, ये E लगाया जाता है ऐसे, ठीक है। एक ही प्रकार के आवेशित कणों का 15 किलोवोल्ट एक समान स्थिर विद्युत है और 15 किलोवोल्ट विभवांतर पर त्वरित एक संकीर्ण किरण पुंज इस क्षेत्र में दोनों कुंडलियों के अक्ष तथा स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा के अंदिश प्रवेश करता है। यदि यह किरण पुंज 9 × 10⁵ E 9 × 10⁵ -5 दिए 5 बना लीजिएगा वोल्ट प्रति मीटर स्थिर वैद्युत क्षेत्र में अविक्षेपित रहता है, तो यह अनुमान लगाइए कि किरण पुंज में कौन से कण हैं। चलिए अब देखिए E दिया है, B दिया है, तो जो वेलोसिटी होता है ये होता है E/B, ये रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और कण का वेग v में रिलेशन होता है कि b इंटू v बराबर होता है E। चूँकि आप जानते हैं ये कहाँ से आता है, तो F बराबर होता है Q इंटू E और यही F बराबर होता है QVB। अब अगर ये दोनों बराबर है तो Q इंटू E बराबर Q इंटू V इंटू B, Q कैंसिल, तो V बराबर हो जाएगा E/B। क्लियर है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो K होता है, K काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन K Q इंटू V यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², हाफ mv², ठीक है। अब ये वर्क डन हो जाएगा Q इंटू V बराबर यहाँ पर 1/2 mv²। अब यहाँ से जो ये V है M है नीचे आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा Q/M। तो Q/M रेशियो जब Q और M का निकल जाएगा तो हम कौन सा कण है ये बता सकते हैं, इसीलिए Q/M निकाल रहे हैं। आखिर क्या ज्ञात करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कण। तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q/M हम निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, द्रव्यमान पता है। अल्फा कण के लिए Q/M निकाल सकते हैं, हीलियम के लिए निकाल सकते हैं, लिथियम के लिए, मतलब हर प्रत्येक कण, ड्यूटेरियम के लिए निकाला जा सकता है। तो जब हम इसको निकालेंगे और ये सब पता रहता है तभी हम चेक कर पाएंगे कि किसके करीब है। तो यहाँ पर Q/M बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M आ गया यहाँ पर, तो V²/2V। अब V के जगह पर E/B, तो जो ये V आया हुआ है, अब यहाँ पर V की वैल्यू निकाल लें तो 9 × 10⁵/B 0.75, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 12 × 10⁻, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो V की वैल्यू या तो ये डायरेक्ट रख दें या तो इसकी वैल्यू रख दिया जाए। और अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू आपको अभी बताया गया है कि इसकी वैल्यू जो है
जब आप निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। v की वैल्यू लगभग आएगा। अब यह वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो Q/m बराबर होगा v² यानी 12 × 10⁵ का स्क्वायर अपान 2 × v का मान है कितना v दिया है, तो v दिया है प्रश्न में कि 15 किलो वोल्ट, इसका मतलब 15,000 वोल्ट, तो यहाँ 15,000 लिख दें तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻10, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, ये 144 और ये 2 गुण यानी 30,000 हो जाएगा। 15,000 का दूना 30,000, 3 × 10⁴। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 2 3 8 48 × 10⁶ या 4.8 × 10⁻7 ये Q/m। और यह मान जो है Q/m का मान इतना कौन कौन से कण का होता है, तो यह जो है इतना वैल्यू जब आप ड्यूटेरियम का निकालेंगे, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम का निकालेंगे तो ड्यूटेरियम भी हो जाएगा, हीलियम भी हो जाएगा, लिथियम भी हो जाएगा, अल्फा कण भी हो जाएगा। तमाम ऐसे कण होंगे जिनका मान इसके लगभग करीब होता है। तो जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पार्टिकल होगा, बल्कि एक से अधिक पार्टिकल के भी वैल्यू ये हो सकते हैं। तो निकाल लीजिए इसको जल्दी से। तो आज हमने आप सबको बताया 20 तक के प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्नों का सलूशन कल करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया वो सब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। कल इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चलो खाना खा लीजिए।